जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ साथियों। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 12वीं क्लास का पहला चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम्ब्स लॉ। ठीक है, यानी कि कूलाम्ब का नियम। चलो शुरू करते हैं भाई। कूलाम्ब का नियम, मैंने इस टॉपिक का थ्योरी जो है वो पहले से ही लिख के रखा हुआ है आप लोग के लिए, क्योंकि कल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। तो भाई थ्योरी पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद इसका डेरिवेशन देखते हैं भाई। ठीक है, ये रहा इसका थ्योरी, कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब्स लॉ। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में इसको कूलाम्ब के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी लिखा हुआ है हिंदी के बुक्स में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम चीज है। चलो मैं थ्योरी पढ़ देता हूँ पहले। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between any 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of those charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, यानी कि चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसका मैथमेटिकल टर्म में इसको बनाते हैं, तब जाके इसका डेरिवेशन हमको समझ में आएगा। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस है, ओके, कोई दो बिंदु आवेश है, ये समझ लो बिंदु आवेश ए है, ये समझ लो बिंदु आवेश बी है। यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है, बहुत ज्यादा ऊपर लिख दिया मैं शायद। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश है। ठीक है, पॉइंट चार्ज, यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है। आ रहा है बात समझ में? ये पहला पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट बी। ठीक, अब इन दोनों के बीच जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बल काम करेगा, या तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या दोनों एक दूसरे पर रिपल्सन करेंगे, यानी कि या तो दोनों एक दूसरे को आकर्षण करेंगे या तो प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है, चार्जेस मौजूद है। आ रहा है बात समझ में? अब चार्जेस क्या है, प्लस है माइनस है जो भी हो, लेकिन फोर्स तो एक दूसरे पर लगाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस रहा तो दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, और दोनों पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। तो दोनों ही बॉडीज एक दूसरे पे क्या करेंगे, बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। आ रहा है बात समझ में? तो वो जो फोर्स है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। आ रहा है बात समझ में? इन दोनों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, या फिर बोलो अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों में क्या चीज है, एक चीज कुछ चीजों पे डिपेंड करेंगे। उसमें पहली एक चीज है वो है दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ठीक है, ये पॉइंट का मतलब गुणा होता है भाई। ठीक है, Q1 Q2। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, इसका मतलब क्या हो गया भाई, दोनों में समझ लो जितना ये 5 कूलाम्ब चार्ज है, ये 10 कूलाम्ब चार्ज है। ठीक है, तो ये 5 और 10 को ही क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड बोला जाता है, इनका परिमाण बोला जाता है। तो भाई हमने पढ़ा अभी थ्योरी में, हमने पढ़ा इसका कि भाई इनके बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है वो इन दो परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अब बायो वाले पूछेंगे भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर क्या होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती क्या होता है? तो भाई मैं समझा देता हूँ, दो ऐसी चीजें जो आपस में साथ में बढ़ती है या साथ में घटती है, इसको बोला जाता है अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लो आप लोग की एज जैसे जैसे बढ़ते जाएगी, मेरी भी एज वैसी वैसी बढ़ती जाएगी, तो ये क्या होगा, हम दोनों की एज जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दुनिया के सारे लोगों की एज एक साथ बढ़ते रहती है, एक साथ घटते रहती है भाई। ठीक है, जैसे मान लो आप लोग अभी 20 साल के हो गए, या फिर 18 साल के हो गए, 16 साल के हो गए। मान लो अभी कोई 15 साल का है, 5 साल बाद वो 20 साल का हो जाएगा। मान लो मैं अभी 25 साल का हूँ, 5 साल बाद मैं 30 साल का हो जाऊंगा। आ रहा है बात समझ में? तो इसी को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अनुक्रमानुपाती, यानी कि जैसे जैसे इनका मैग्नीट्यूड में बढ़ाते जाऊंगा इनके बीच का फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इनका मैग्नीट्यूड में घटाता जाऊंगा इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा होगा उसकी वैल्यू भी घटते जाएगी। आ रहा है बात समझ में? तो पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा एक और कंडीशन है, देखो पहला तो हो गया आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर। ठीक है, परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है,
टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो भाई देखो यहाँ कोई भी दो चार्जेस है, दो पॉइंट चार्जेस है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है 5 है और 10 है, ठीक है। तो 5 और 10 मैंने मान लिया है मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए, 5 और 10 ऐसे लेके नहीं बनाना है आप लोग को डेरिवेशन में, आ रहा है बात समझ में। तो पॉइंट चार्जेस का जो भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड का जो भी प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनका फोर्स, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया कूलम्ब्स लॉ का। उसके बाद एक और कंडीशन बताया उनका, ठीक है, वो कंडीशन था ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा भाई बल जो है, ठीक है। दो बीच की दूरी मतलब व्युत्क्रमानुपाती कैसे, इसका मतलब क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती मतलब पहले तो समझ लो कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है, एक दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, ऐसा करके। जैसे मान लो कि आप लोग जैसे जैसे बड़े होते जाओगे थोड़ा बॉडी में ताकत आते जाएगा, मैं जैसे जैसे बड़ा होते जाऊंगा मेरा ताकत थोड़ा सा कम होते जाएगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो भाई पहला बढ़ा तो दूसरा अपने आप घट गया। जैसे मान लो ये बच्चा, अगर मान लो इस क्लास में मैंने टेस्ट लिया, ठीक है, 50 नंबर का टेस्ट लिया, ठीक है, 50 नंबर में इसका 48 आया, एक जने का 48 आया, एक जने का 50 आया, ठीक है। आ रहा है बात समझ में नहीं, या फिर ये वाला एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल जैसे कि हाँ जैसे एज ही है आप लोग का, बिल्कुल एज से रिलेटेड हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लो आप लोग जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पावरफुल होते जाओगे, और जैसे मैं बड़ा होते जाऊंगा तो मैं अब क्या हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा वयस्क मैं पूरा अडल्ट हो गया हूँ, ठीक है। तो अब मेरी ताकत क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। मैं जब 40 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा भाई, ठीक है। तो समय के साथ आप लोग क्या हो रहे हो, बड़े होते जा रहे हो, और मैं कमजोर होता चला जा रहा हूँ, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। तो भाई इसी का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, पहला बढ़े तो दूसरा घटे, दूसरा बढ़े तो पहला घटे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ अलग अलग चलते हैं, ठीक है। अनुक्रमानुपाती मतलब क्या, दोनों साथ में बढ़ते हैं और साथ में घटते हैं, ठीक। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो पहला घट रहा है। आ रहा है बात समझ में, ठीक। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों के बीच काम करने वाला बल। अब कैसे समझे भाई, देखो दोनों की दूरी को बढ़ा दूंगा, दोनों की दूरी को मैं एकदम कम कर दूंगा तो बहुत ज्यादा बल लगने लग जाएगा, और दोनों की दूरी को बढ़ा दूंगा तो एकदम क्या होगा, दोनों के बीच बहुत कम बल काम करेगा। आ रहा है बात समझ में। दूरी को जैसे ही बढ़ा दिया मैंने, दूरी को जैसे ही बढ़ा दिया मैंने, बल कम हो जाएगा, और दूरी को जैसे ही घटा दिया मैंने, बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाता है, और मैंने क्या कर दिया, अगर मान लो डिस्टेंस को कम कर दिया तो फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आ रहा है बात समझ में। यही दो कंडीशन है किसके लिए, कूलम्ब्स लॉ के लिए। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूं तो कैसा लिख सकते हैं भाई, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 डॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। कंबाइन करने के बाद में रूल है एक ठो फिजिक्स का कि भाई ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक इक्वल्स टू आता है, और इक्वल्स टू के साथ में एक आता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म आता है भाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा पास पास हो गया तो यहाँ लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस K का वैल्यू होता है भाई, इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू सारे क्वेश्चंस के लिए इक्वल होता है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K का वैल्यू यही होता है। K का वैल्यू भी रख के मैं बता देता हूँ, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। चलो एक बार पूरा अच्छे से रिपीट कर देते हैं। कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग का नियम हमको दो चीजों में ये चीज डिपेंड करता है, ठीक है। या ये चीज किस लिए है, देखो दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे जो भी फोर्स लगा रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो कोई भी दो पॉइंट चार्जेस आपस में या तो आकर्षण करेंगे या तो प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि या तो अट्रैक्शन करेंगे या तो रिपल्सन करेंगे। ये फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ क्या है, दोनों में जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। उनके प्रोडक्ट पे ये चीज़ डिपेंड करता है। आ रहा है बात समझ में। उनके प्रोडक्ट के बीच ये डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या,
दोनों का प्रोडक्ट अगर बढ़ा दूंगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट अगर कम हो जाएगा तो फोर्स भी अपने आप कम हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? इसी चीज को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अनुक्रमानुपाती। दूसरा कंडीशन क्या है? दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर मैं कम कर दूंगा तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। आ रहा है बात समझ में? और जैसे ही मैं इनके बीच की दूरी को बढ़ा दूंगा, इनके बीच की दूरी जैसे ही बढ़ेगी, इनके बीच काम करने वाला फोर्स भी कम हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी मैं दूरी को बढ़ा देता हूं तो फोर्स कम हो जाता है, और दूरी को घटा देता हूं तो फोर्स बढ़ जाता है। इसीलिए क्या है, 1 में लिखा हुआ है। 1 में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, एक बढ़ा तो दूसरा घट गया, दूसरा बढ़ गया तो पहला घट गया। क्लियर? ठीक। जब मैंने दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख दिया तो क्या हो गया, Q1 Q2 ऊपर आ गया और R² नीचे आ गया। ठीक है, इसको समानुपाती हटता है और इक्वल्स टू आता है तो उसके साथ में एक नियतांक आता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोला जाता है नियतांक, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ के लिए हमेशा इतनी ही होगी सारे बुक्स में। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? हाँ, तो भाई के जगह मैंने वैल्यू रख दिया जो मुझे याद है, इसको आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन R², यही है कूलम्ब का नियम। अच्छा, इसमें बहुत सारे चीजें जब भी, ये है निर्वात के लिए। ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये चीजें हैं निर्वात के लिए। निर्वात यानी कि वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम के लिए है। ठीक है, और वायु के लिए भी यही चीजें हैं, यानी कि एयर के लिए भी यही चीजें हैं। ठीक है, एयर में और वैक्यूम में दोनों में इसके लिए सेम कंडीशन है। क्लियर? अच्छा, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसकी एक वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 9 × 10⁹। ठीक है, हमेशा इसी वैल्यू को हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम में लेते हैं बार बार। आ रहा है बात समझ में? क्लियर? तो कूलम्ब का व्युत्क्रम वर्ग का नियम का एक बारी, हाँ देखो भाई, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, देखो, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेश के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, उन आवेश के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, उन आवेश के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जब मैंने दोनों को कंबाइन किया तो मेरा पूरा कूलम्ब्स लॉ निकल गया। आ रहा है बात समझ में? क्लियर? ये सारा चीज बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है भाई, बुक खोल के देखोगे तो अब सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, ओके, तो यही था भाई कूलम्ब का नियम। ठीक, ओके। कूलम्ब के नियम से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है यूनिट चार्ज। ठीक है, बोलते हैं क्वेश्चन आता है एक, तो मैंने क्वेश्चन आप लोग के लिए शायद लिखा हुआ था। यूनिट चार्ज को समझाना पड़ता है कूलम्ब्स लॉ के थ्रू। ठीक है, हाँ ये रहा यूनिट चार्ज। ठीक है, एकांक आवेश, यूनिट चार्ज। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कूलम्ब्स लॉ की सहायता से एकांक आवेश को समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन यूनिट चार्ज विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? ठीक है, तो चलो एक बार मैं समझा देता हूँ ये कूलम्ब्स लॉ क्या। कूलम्ब्स लॉ तो समझा दिया, उसके बाद ये एकांक आवेश को मैं समझा देता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन भी हम लोग देख लेंगे। आ रहा है बात समझ में? तो देखो एक बार इसका थ्योरी पढ़ते हैं। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, ठीक है, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर हो, ठीक है, तथा एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण बल यानी कि रिपल्सन फोर्स। क्यों लगा रहे हैं भाई? क्योंकि दोनों क्या है, सजातीय है। ठीक है, या तो प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है। आ रहा है बात समझ में? तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं तो प्रत्येक आवेश एक एकांक आवेश कहलाएगा भाई। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है यहाँ, इफ टू होमोजेनियस चार्जेस
of equal magnitude placed at a distance of 1 meter in air or vacuum repulse each other with a force of 9 into 10 to the power 9 Newton. Then each charge is called unit charge. आ रहा है बात समझ में? ठीक, तो देखो भाई, कोई भी दो इक्वल चार्ज, ठीक है, कोई भी दो इक्वल चार्ज, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मान लेता हूं मैं एक कूलाम चार्ज यहाँ है और एक कूलाम चार्ज यहाँ है, और दोनों क्या होने चाहिए? सजातीय होने चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, ओके। तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्जेस है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मीटर है। तो जब भी ये दोनों आसपास आएंगे, 1 मीटर की डिस्टेंस पे आएंगे, तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कितना लगना चाहिए? इन दोनों के बीच जो बल लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन लगना चाहिए, ठीक है। तो भाई देखो, मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक। ये रहा, ये दो पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। एक कूलाम चार्ज यहाँ है, एक कूलाम चार्ज यहाँ है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। दोनों क्या है? होमोजेनियस होना चाहिए, यानी कि सेम सेम होना चाहिए। या तो प्लस प्लस लो या तो माइनस माइनस लो। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मीटर का होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच जो भी बल काम करना चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का होना चाहिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। और Q1 और Q2 दोनों क्या है? इक्वल है। कितना? 1। आ रहा है बात समझ में? या फिर 1 नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग को कूलाम्स लॉ क्या बोलता है भाई? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो भाई फोर्स हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू भी मैंने बताया था, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखते हैं हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते के टाइम, ठीक है। Q1 Q2, ठीक है। तो Q1 का स्क्वायर या फिर Q2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। आ रहा है बात समझ में? उसके बाद देखो, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से पूरा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 खत्म हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आर स्क्वायर भी है, ठीक। इसको मैं पूरा टर्म को ऊपर लिखता हूँ, ठीक। फोर्स कितना है हमारे पास? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। Q1 Q2 दो था, दोनों इक्वल था, इसलिए मैं क्या लिख लिया हूँ? खाली Q1 लिख लिया हूँ, और चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने उसका क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, ओके। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू मैंने कितना लेना है हम लोग को? 1 लेना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, ठीक है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पूरा खत्म, तो 1 इज इक्वल टू Q स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्या है? क्योंकि Q1 और Q2 दोनों क्या है? इक्वल है, तो मैंने Q ले लिया उसकी जगह, ठीक। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1, ठीक है। √1 और 1 का वैल्यू 1 ही होता है। आ रहा है बात समझ में? तो इसी को बोला जाता है पॉइंट चार्ज, यानी कि एकांक आवेश। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, एक बार इसका थ्योरी फिर से समझते हैं, ठीक है। इफ टू होमोजेनियस चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, दो होमोजेनियस चार्जेस है और इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का। देखो, मान लेते हैं कि इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब या तो 3 3 4 4, जो भी मानना हो तुम लोगों को मानो, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दोनों क्या होना चाहिए? होमोजेनियस होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए, दोनों। आ रहा है बात समझ में? ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। ये दोनों, हाँ, ये दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है। या तो आप नॉर्मल हवा पे लो, जैसे भी हम लोग हैं, नॉर्मल से किसी लैब में करो या फिर कहीं भी करो, ठीक है। या तो वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब कहाँ? स्पेस, जहाँ हवा मौजूद नहीं है वहां भी करोगे तब भी ये काम करेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मीटर का होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में?
रिपल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, ये फोर्स नहीं बोलना है भाई। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे कितना बल लगा रहे हैं, 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो ईच चार्जेस इज कॉल्ड यूनिट चार्ज। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो जो दोनों चार्जेस है वहां पर Q1 और Q2 दोनों ही क्या है, एक एकांक आवेश कहलाएगा, यूनिट चार्ज कहलाएगा। आ रहा है बात समझ में? इस तरह का न्यूमेरिकल आता है भाई एग्जाम में। ठीक है, ओके। तो कूलाम्स लॉ यहाँ पर पूरा खत्म होता है भाई। आगे इसका लिमिटेशन भी है कुछ कुछ। ठीक है, कूलाम के नियम की सीमाएं भी हैं। ठीक है, जैसे जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण दिया था, न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, तो वो सार्वत्रिक नियम था, पूरे ब्रह्मांड के लिए था। ठीक है, मतलब यहाँ करोगे तब भी वही, जब आप ब्रह्मांड में करोगे तब भी वही, स्पेस में करोगे तब भी वही, रॉकेट में बैठ के करोगे तब भी वही। ठीक है, बट कूलाम्स लॉ ऐसा नहीं है। ठीक है, कूलाम के नियम की कुछ न कुछ सीमाएं हैं भाई, तो वो सीमाओं को भी हम लोग समझेंगे, कल की क्लास में समझते हैं। अभी थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, ओके। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से वीडियो देखो। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाओ, बुक से बनाओ हुआ नोट्स। ठीक है, वीडियो से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें बुक में और अच्छे से डिटेल में लिखी हुई है। उसमें एक्सप्लेनेशन होने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में जब आप बुक को पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और उसी से अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, और ज़्यादा अच्छा होगा कि अपने लैंग्वेज में नोट बनाओगे तो याद करने में आसानी होगा भाई। ठीक है, चलो चलता हूँ बच्चों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।